हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मस्त हैं, मौज में हैं। तो आज आरआरबी ग्रुप डी का पता नोटिफिकेशन आ चुका है। 32,000 पदों पर आरआरबी ग्रुप डी की आपकी भर्ती निकलेगी। और मेरे प्यारे साथियों, 23 तारीख मतलब परसों से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 17 अगस्त का सेकंड शिफ्ट में लेके आया हूं, जो आपका 2022 में पेपर हुआ था। और आपको दिखाते हैं कि वो पेपर कैसा हुआ था। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो तैयार हैं? लव यू ऑल। उड़ा दें आज का सेशन, सभी साथी उड़ा दें, बोलो। चलिए धुआं धुआं मचाते हैं आज के सेशन में। और पहला क्वेश्चन ये रहा। एक छोटी सी बात बताना, अगर दो ये तीन है और मेरे प्यारे साथियों ये है दो, तो हम दो की पावर कितना लिख सकते हैं? तीन का दो से गुणा करना है। तीन का दो से गुणा हो जाएगा 6, और दो की पावर 6 होता है 64। अब जल्दी से बताओ, दो और यहां पे 4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? पूरी क्लास बताओ। दो की पावर 2 और बाहर ब्रैकेट में 4, इसको क्या लिख सकता हूं? फटाफट फटाफट जल्दी से बताना, फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ पूरी क्लास। दो की पावर 2 और बाहर कितना है बाबू? 4 है। दो की पावर 2 बाहर कितना है? 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होता है 256। 2 की पावर 8 होता है 256, गुणा हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन सब करके बताएंगे, और मैं चाहता हूं कि पहला क्वेश्चन सब उधेड़ दो मस्त तरीके से। पूरे 40 सेकंड दे रहा हूं। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 2 की पावर 8 128 नहीं होता। 2 की पावर 8 128 नहीं होता। 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 8 क्या होता है? 256 होता है। सभी बिल्कुल सही उत्तर देना मेरे प्यारे साथियों। चलिए सभी बिल्कुल सही उत्तर देना, सभी के सभी, पूरी क्लास, सभी के सभी बिल्कुल सही उत्तर दोगे। चलो देखो, 3 का 2 से गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 6। 3 की पावर 6, वाह भैया वाह। और 3 का 2 से गुणा हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 6। 3 की पावर 6 कितना होता है? 729। 3 की पावर 6 729 होता है। 2 की पावर 6 होता है 64। तो 9 और 4 13, इकाई अंक 3 इसी में ही है। तो 793 इज द राइट आंसर। 793 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। तो जो आपका उत्तर होगा वो कितना होगा? 793। 729 नहीं होगा भाई, वो भी तो जोड़ना है। 729 में 64 को जोड़ना है। 793 आंसर होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं कि मजा आ गया होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, 0.43 पे बार को क्या लिखूंगा? अगर दो संख्याओं पे बार है तो जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने 9 आते हैं, तो 2 9 नीचे लिखूंगा। 0.51 पे बार है तो मैं क्या लिखूंगा? 51/99। 51/99, 51/99। 0.47 पे बार है तो मैं क्या लिखूंगा? 47/99। 47/99। 0.53 पे बार है तो मैं क्या क्या लिखूंगा? 53/99। 53/99। दो संख्याओं पे बार है तो दो 9 नीचे आएंगे, सीधा सा सिद्धांत है। दो 9 नीचे आएंगे। अब पूरी बात ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, पूरी पूरी क्लास ध्यान से देखना। 0.591 और केवल 91 पे बार है तो क्या लिखूंगा? 591 -5। उसको घटाना है जिस पे बार नहीं है। उसको घटाते हैं जिस पे बार नहीं है। हम उसको घटाएंगे जिस पे बार नहीं है। इसको 9, इसको 9, इसको 0, 9 9 0, 9 9 0, 9 9 0, 9 9 0, 9 9 0। तो मैं क्या लिखूंगा? 990।
591 में से 5 को घटाया तो 586, तो 586 अपॉन 990। ठीक है, जिस पे बार होता है उसको 9 दिया जाता है और जिस पे बार नहीं होता उसको 0 दिया जाता है। 0.424, 24 पे बार है। और एप्लीकेशन पे अभी ताजा ताजा यही चैप्टर मेरा चल रहा है, एप्लीकेशन पे ताजा ताजा यही चैप्टर चल रहा है। पूरी क्लास करके बताना। 0.424, 24 पे बार है। 0.424 पे बार है, 24 पे बार है। जल्दी से करके बताओ, 24 पे बार है। 0.424 पे बार। काटा पीटी करके बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, मुझे नहीं पता, बिल्कुल काटा पीटी करके बिल्कुल सेट आंसर। 424, 424 में 4 को घटाना, क्योंकि 4 के सर पे बार नहीं है। बाल की बात नहीं कर रहा, बार की बात कर रहा हूं। तो 424 में से 4 को घटाना है, 424 में से 4 को घटाना है। तो 424 में से 4 को घटाना है, इसके लिए 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0। 424 में से 4 को घटाया 420 बनेगा और नीचे क्या आ जाएगा 990। अब देखो जीरो से जीरो खत्म हो गई ना। अब मैं इनको 3 से काट सकता हूं क्या? 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 14/33 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। आ हा 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 हा, 14/33 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। निवेदन अच्छे से करके बताना। 0.572 पे बार। एक और क्वेश्चन दिया भैया, पहले 572 में से 5 को घटा लेना। 572 में से 5 को घटा लो, 572 में से 5 को घटा लो। 572 में से 5 को घटाओ और जल्दी से आंसर बताओ। 572 में से 5 को घटाओ और जल्दी से आंसर बताओ। चलिए, तो 572 में से 5 को घटाया, 572 में से 5 को घटाया, 572 में से 5 को घटाया, तो 572 में से मैं 5 को घटाऊंगा, 572 में से मैं 5 को घटाऊंगा, 572 में से 5 को घटाऊंगा, 990 990 990। 572 में से 5 को घटाया 567 और अपॉन 990, तो हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना घोंचुओ। चलिए, ये वाला टाइप क्लियर हो गया। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसका मान किसके बराबर है। अब देखो, इसको दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो, ये वैल्यू तो सेम है सब में, है ना, ये वैल्यू तो सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, बस पॉइंट का फर्क है ना, पॉइंट का फर्क है, पॉइंट का फर्क है। अब देखो, पॉइंट गिनो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। इधर भी पॉइंट के बाद 6 नंबर जिसमें भी आ गया, पॉइंट के बाद 6 नंबर जिसमें भी आ गया वही आंसर। पॉइंट के बाद 6 नंबर जिसमें भी आ गया वही आंसर। पॉइंट के बाद 6 नंबर जिसमें भी आ गया वही आंसर। पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 नंबर है ना दोस्तों। तो पॉइंट के बाद 6 नंबर कौन से ऑप्शन में है? पॉइंट के बाद 6 नंबर कौन से ऑप्शन में है? मैं गिनूं, देखो 1 2 3, इसमें तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने? 1 2 3 4 5, ये गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गलत। तो आपका सी इज द राइट आंसर। थर्ड बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर इसी में ही है ना। तो ऐसे गेम खेला जाता है पॉइंटों का। मजा आ गया कि नहीं आ गया? कितना आसान पेपर है। चलो, अब मैं एक बात पूछूं कि अगर मेरी वैल्यू 40 से 50 हो गई तो कोई बताएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पूरी क्लास बताओ। अगर मेरी वैल्यू 40 से 50 हो गई, सभी साथी बताओ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सभी साथी बताना कि मेरी वैल्यू 40 से 50 हो गई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिना संकोच के बताना सभी साथी कि मेरी वैल्यू 40 से 50 हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेरी वैल्यू 40 से 50 हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो, जो भी 10% बोल रहा है गलत बोल रहा है। बेटा 10 वालों निपट जाओगे एग्जाम में, पूरी बात सुन लो। 10 वालों क्या कर रहे हो। 10 की वृद्धि हुई 40 पर, 10 की वृद्धि हुई 40 पर, 10 की वृद्धि हुई 40 पर, तो 10 की वृद्धि किस पर, 40 पर, और गुणा 100। जय हो। 10 की वृद्धि 40 पर, 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 10 की वृद्धि 40 पर गुणा 100, 25% की वृद्धि। तो हमेशा बेस वैल्यू को नीचे लिखोगे, ठीक है। पहले इनका रेशो निकाल लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। पिछले वर्ष रंजन का वेतन 34,500 था, इस वर्ष 38,640 हो गया। वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितना था, पूरी क्लास बताना। पहले 34,500 था, अब कितना है, 38,640। पहले कितना था, 34,500। पहले कितना था, 34,500। अब कितना है, 38,640। पहले कितना था, 34,500। अब कितना है, 38,640। पहले कितना था, 34,500। अब कितना है, 38,640। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों, जल्दी से बताओ। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इनका रेशो निकालो। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट गया। 6 से भी कर सकता है, याद रख लेना। 6 से काट सकते हो, 6 से काटना, पहले रेशो निकालो तो ज्यादा सही रहेगा। रेशो निकालो। मैं 6 से काट रहा हूं। 6 पंजे 30, 4 बज गया 45, 6 सत्ते 42, 3 बज गया। 6 पंजे 30, 575। 6 से काटो, छतम 36, 2 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 644। तो 575 से वैल्यू हो गई 644। 575 से हो गई 644। इसमें से इसको घटाओ, 25 और 44, 69। भैया 69 की वृद्धि हो गई 575 पर, 69 की वृद्धि हो गई 575 पर, 69 की वृद्धि हो गई 575 पर, और गुणा 100। 25 से काट रहा हूं, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। 23 से कितनी बार गया, 3 बार। तो भैया मैं बोल सकता हूं कि हमारे इनकम में 12% का वृद्धि हो गया। 12 रेशो निकाल लोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। एक और सेम टू सेम क्वेश्चन लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि वेतन 2,000 था 2,200 हो गया। अब ये मत बोलना, नीचे बेस वैल्यू लिख देना। बेस वैल्यू जरूर लिख देना, बेस वैल्यू नहीं लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। बेस वैल्यू नहीं लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 2,000 था, इस बार 2,200 हो गया। पिछले वर्ष था 2,000, इस वर्ष हो गया 2,200। पिछले वर्ष था 2,000, इस वर्ष हो गया 2,200। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तालियां, 10%। तो पिछले वर्ष था 2,000, इस साल हो गया दोस्तों 2,200। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई दोस्तों। चलिए 2 से काटो, 2 से 10 बार, 2 से 11 बार। तो भैया 1 की वृद्धि हो गई 10 पर, 1 की वृद्धि हो गई 10 पर, 1 की वृद्धि हो गई 10 पर, 1 की वृद्धि 10 पर गुणा 100। ओ हो। तो हम बोल सकते हैं कि 10% की वृद्धि हो गई उसके वेतन में। चलो, क्या क्वेश्चन कर सकते हो 30 सेकंड के अंदर अंदर। चलिए सभी साथी 30 सेकंड के अंदर करना।
प्रतीक्षा, सर काटने में प्रॉब्लम होती है। तो पैना वाला चाकू लिया करो ना बेटा, जिसका चाकू नुकीला हो, बिल्कुल धारदार, और उसको पत्थर पे घिस लो चाकू को, जैसे पत्थर पे रख लिया और दे मतलब चाकू को नुकीला बना लो, फिर काटने में दिक्कत नहीं होगी और ऐसे बिल्कुल स्मूथ कटेगा भाई। 9 में 3 का भाग लगाओ, ये वैल्यू बनेगी 3। 3 का 2 से गुणा करो, ये वैल्यू बनेगी 6। 16 और 4 कितना हो गया बाबू? 20 हो गया। और 20 में से 6 को घटा तो 14। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आनंद ही आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आनंद आ जाएंगे। बड़े ध्यान से देखना, इधर देखो, दो जने हैं ए और बी, उनके लाभ का अनुपात दे रखा है 2 और 3। उनके समय का अनुपात दे रखा है बाबू, बड़े ध्यान से सुनना, 3 और 5। तो उनकी पूंजी का अनुपात, उनके निवेश का अनुपात पूछा है। हम सभी को पता है, क्या पता है, एक बात ध्यान से सुनना, कि अगर हम पूंजी में समय का गुणा करते हैं तो हमारे पास लाभ का अनुपात मिलता है। पूरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं पूंजी में समय का गुणा करूंगा तो मुझे लाभ का अनुपात मिलेगा। अगर मैं पूंजी में समय का गुणा करूंगा तो मुझे लाभ का अनुपात मिलेगा। पूंजी में समय का गुणा करूंगा तो मुझे लाभ का अनुपात मिलेगा। तो पूंजी का अनुपात कैसे मिलेगा? अगर मैं लाभ में समय का भाग दे दूं, लाभ में समय का भाग दे दूं। दिमाग पे जोर डालो, मुझे पूंजी का अनुपात कैसे मिलेगा? पूंजी का अनुपात कैसे मिलेगा? अगर मैं लाभ में समय का भाग दे दूं, लाभ में समय का भाग दे दूं, लाभ में समय का भाग दे दूं। चलो, अगर मैं लाभ में समय का भाग दे दूं तो 2/3 और 3/5, तो मुझे पूंजी का अनुपात मिल जाएगा। 2 में 3 का भाग लगा दो, 3 में 5 का भाग लगा दो, पूंजी का अनुपात। दो तरीके हैं, दो जने हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 और 5 का लघुत्तम ले लो 15। तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो ये उनकी पूंजी का अनुपात हो गया। अब इसी सिद्धांत को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे मेरे सभी साथी। 50 सेकंड दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन को, इस सिद्धांत को इस क्वेश्चन में अप्लाई करो। दिमाग लगाना कि लाभ में समय का भाग लगना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, लाभ में समय का भाग लगना चाहिए। एक बार और बोल रहा हूं, लाभ में समय का भाग लगाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लेना एक बार, हरिओम एक बार उस नोटिफिकेशन में देख लेना। एबीसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। ये उनका समय है, 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने। उनके लाभ का अनुपात दे रखा है 5, 4, 7। 3 जने एबीसी, लाभ का अनुपात दे रखा है बाबू 5, 4, 7। लाभ लिखना और लाभ में समय का भाग देना, लाभ में समय का भाग देना, तभी उनके निवेश का अनुपात आएगा। लाभ में समय का भाग दे देना, लाभ में समय का भाग दे देना, तभी उनके निवेश का अनुपात आएगा। ए का समय है 6 महीने, बी का समय है 12 महीने, सी का समय है 14 महीने। वाह! तो मैंने लाभ में समय का भाग दिया, लाभ में समय का भाग दिया, लाभ में समय का भाग दिया। लाभ में समय के भाग से पूंजी का अनुपात आ जाएगा। तो ये तो 5/6 है ही। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब मैं 6, 3 और 2 का लघुत्तम लूंगा। 6, 3, 2 का लघुत्तम होता है 6। 6 का गुणा करूंगा सम में, 6 का गुणा करो, 6 से 6 कट गया, 5 बच गया, और 5 तो इसी ऑप्शन में है, खत्म। अब 5 का 6 का इधर गुणा करूंगा, 3 से 6 को काटो 2 बार, 2 एकम 2, मजा आ गया। 2 से 6 को काटो 3 बार, 3 एकम 3, तुरंत आंसर आ गया 523, 523, 523। एक और क्वेश्चन मैंने बनाया तुम्हारे लिए कि तुम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बखूबी फोड़ पाओगे, मस्त तरीके से फोड़ पाओगे।
जल्दी से फॉलो। मेरे प्यारे साथियों, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जल्दी से फोड़िएगा। एबीसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे 6 महीने, 10 महीने, 16 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। उनके लाभ का अनुपात है 12:5:8। उनके लाभ का अनुपात है 12:5:8। उनके निवेश का अनुपात बताओ। दिमाग में बस एक बात, दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए। कौन सी बात? कि लाभ में समय का भाग लगाना है। चलो समय समाप्त। उनके लाभ का अनुपात कितना है? 12:5:8। लाभ है 12:5:8। समय कितना है? 6, 10 और 16। 6, 10 और 16। पहले काट लेता हूं। 6 से 12 को काटो 2 बार, 5 से 10 को काटो 2 बार, 8 से 16 को काटो 2 बार। अब नीचे लघुत्तम 2 है, 2 और 2 का लघुत्तम है 2। 2 का गुणा कर लो, 2 दूनी 4। इस 2 का इससे गुणा किया, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो इधर भी 1 बचेगा। 4 1 1 खत्म। घट्टा सावन की घट्टा। अब मुझे बताओ कि 1250 और 2000 का रेशो क्या होगा? चलो 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, क्या रेशो बनेगा? 5:8 बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को करके बताना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। 50 सेकंड दे रहा हूं। साधारण ब्याज का काफी अच्छा क्वेश्चन है और वार्षिक दर होती है 1 साल की। 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। 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 साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दर होती है वार्षिक, दर होती है वार्षिक। अब मैं इस क्वेश्चन को करना बता रहा हूं। चलो देखो, कोई धनराशि हो गई 2 साल में 1250 और बाबू 5 साल में हो गई 2000। कोई धनराशि 2 साल में हो गई 1250 और 5 साल में हो गई 2000। कोई धनराशि 2 साल में हो गई 1250 और 5 साल में हो गई 2000। कोई धनराशि 2 साल में हो गई 1250 और 5 साल में हो गई 2000। तो यहां 3 साल लगा। आप इनका रेशो बना के भी कर सकते हो, रेशो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशो निकालना कोई गड़बड़ नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बताएगा यार 3 साल का ब्याज कितना है? आप ही लोग बताना। और सबको पता है और सब निकाल सकते हो कि 3 साल का ब्याज कितना होगा। पूरी क्लास, 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 साल का ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास बताओ, 3 साल का ब्याज कितना होगा? 2000 में से 1250 को घटाऊंगा, कितना ब्याज आएगा? 2000 में से 1250 को घटाऊंगा, कितना ब्याज आएगा? आप बताओ, मुझे क्या पता, आप बताओ, सभी साथी बताओ। 750 का ब्याज आएगा। कितने रुपए का ब्याज आएगा? 750 का ब्याज आएगा। कितने साल का? 3 साल का। तो आप सब बताओ कि 3 साल का ब्याज 750 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 250। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 250 रुपए 1 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा बाबू? 500। 2 में 250 का गुणा किया 500, 2 साल का ब्याज 500। अब मैं 1250 में से 500 को घटाऊंगा तो प्रिंसिपल आ गया 750। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका मूलधन कितना है? 750। कैसे आया 750? 1250 में से 500 को घटाया, ये आपका मूलधन है 750। एक और चीज पूछी जाती है कि आपके दर क्या है। इसमें दर पूछा गया है, दर प्रतिशत। दर प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 1 साल का ब्याज, ऊपर लिखोगे 1 साल का ब्याज, नीचे लिखोगे मूलधन और गुणा 100, क्योंकि दर प्रतिशत होती है वार्षिक। ऊपर लिखना पड़ेगा 1 साल का ब्याज, नीचे मूलधन और गुणा 100। 1 साल का ब्याज, नीचे मूलधन, गुणा 100। 1 साल का ब्याज ये रहा 250। 3 साल का ब्याज 750 है तो 1 साल का 250 हो जाएगा। मूलधन कितना है? 750 और गुणा 100।
250 से 750 को काटो 3 बार, 100 में 3 का भाग लगाओ, 33.33%, 33.33%। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हो, रेशो से भी कर लो, रेशो से और आसान हो जाएगा। अगर रेशो से तभी करना जब दर पूछी हो, रेशो से तब करना, पहले इनका रेशो निकाल लो। इनका रेशो है 0 से 0, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5 और 8। यहां पे ब्याज कितना लगा? 3 रुपए। तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए है। ये वैल्यू 5 और 8 आ गई ना। कितने रुपए ब्याज लगा? 3 रुपए ब्याज लगा। 8 में से 5 घटाओ 3, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए, 1 साल का 1 रुपए। 3 में 1 का गुणा होगा तभी 3 बनेगा। तो 2 में भी 1 का गुणा करो 2, तो 5 में से 2 घटाया 3, तो प्रिंसिपल आ गया 3। रेशो फॉर्मेट में आया ये। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1। प्रिंसिपल कितना है बाबू? 3 और गुणा 100, 1/3 गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 33.33% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेशो से भी कर लो, सेम प्रोसेस है रेशो से करने में। एक और कर लोगे तो मजा आ जाएगा, हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। एक और कर लोगे तो हमारे दिल को पहुंचेगा सुकून, मस्त वाला सुकून पहुंचेगा। जल्दी से करके बताओ पूरी क्लास। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1200 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। 2 वर्ष में 1200 हो गई और 5 वर्ष में 1500 हो गई। 2 वर्ष में 1200 हो गई, 5 वर्ष में 1500 हो गई। 2 वर्ष में 1200, 5 वर्ष में 1500। तो बाबू कोई धनराशि 2 वर्ष में 1200 और 5 वर्ष में हो गई 1500, तो यहां कितना साल लगा? 3 साल लगा। तो कोई धनराशि 2 साल में 1200, 5 साल में 1500, 2 साल में 1200, 5 साल में 1500, 2 साल में 1200, 5 साल में 1500। 1500 में से 1200 को घटाऊंगा 300, तो 3 साल का ब्याज 300 रुपए है। कितने गुणा हो रहा है? 100 का गुणा हो रहा है। तो इसमें 100 का गुणा करोगे तो 200, तो 1200 में से 200 गया तो प्रिंसिपल आ गया बाबू 1000। और एक आपको निकालना है वार्षिक दर। वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन, 1 साल का ब्याज है 100, नीचे मूलधन कितना है? 1000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ब्याज की दर आ गई 10%। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता मूलधन कितना है, तो मैं मूलधन जवाब देता 1000। तो मैं मूलधन जवाब देता 1000। चलो, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। 50 सेकंड दे रहा हूं। आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। किसी के संग आयु का अंतर हमेशा बराबर ही होगा। दिमाग में सेट कर लेना, हर किसी के साथ आयु का अंतर बराबर ही होगा। चौदह वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। चौदह वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले मतलब यहां फादर और सन की आयु 3 गुना थी। फादर की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। वर्तमान में फादर और सन की आयु दुगनी है। अब मुझे एक बात बताओ, सभी साथी बताना, यहां आयु का अंतर है 2, यहां आयु का अंतर है 1। क्या आयु का अंतर बराबर है? हां या ना का जवाब दो। क्या आयु का अंतर बराबर है? भाई 14 साल पहले तो 3 गुना थी, वर्तमान में 2 गुना है। तो आयु के क्वेश्चन में हमेशा अंतर बराबरी तो होता है। हाँ, 9 बजे भी होगी क्लास। आयु के क्वेश्चन में अंतर तो हमेशा बराबर ही होगा। क्या आयु का अंतर बराबर है? आज आयु का अंतर बराबर है? आयु का अंतर बराबर है? नहीं है। तो आयु का अंतर हमें बराबर करना पड़ेगा। आयु का अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो भैया 2 का गुणा करेंगे इसमें,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, आयु का अंतर बराबर किया। अब ये बताओ फादर की उम्र कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। 3 से 4 हो गई ना, 1 बढ़ गई। तो वैसे कितनी बड़ी? 14। तो इस रेशो की 1 की वैल्यू 14 वर्ष के बराबर, रेशो की 1 की वैल्यू 14 वर्ष के बराबर, रेशो की 1 की वैल्यू 14 वर्ष के बराबर, रेशो का 1 14 वर्ष के बराबर। तो रेशो का 1 14 वर्ष के बराबर, रेशो का 1 वैल्यू 14 वर्ष के बराबर। उनकी आयु का योग कितना है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 4 और 2 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 14 6 84। तो उनकी आयु का योग हो जाएगा 84 वर्ष। 1 की वैल्यू 14, 6 की वैल्यू 84। खत्म। हटा धावन की घटा। अब मुझे एक बात बताओ, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हुआ है, उसी वस्तु को 600 में बेचने से उतनी ही हानि हुई है। 800 में बेचने से जितना लाभ, 600 में बेचने से उतनी हानि। क्रय मूल्य बताओ पूरी क्लास, क्रय मूल्य बताएंगे। किसी वस्तु को 800 में बेचने से जितना लाभ, उसी वस्तु को 600 में बेचने से उतनी हानि। क्रय मूल्य होगा बीच का। बीच की वैल्यू कैसे निकालूंगा? दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओ। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर जितना लाभ, उसी वस्तु को 600 में बेचने से उतनी हानि। 800 में बेचने से जितना लाभ, 600 में बेचने से उतनी हानि। तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा 800 प्लस 600 बटे 2। तो 1400 बटे 2 आ गया, 700 आ गया। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। तो पहले इस वाले क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जितने प्रतिशत लाभ हुआ, उस वस्तु को 1500 में बेचने पर उतनी ही हानि हुई। 1900 बेचने से जितना लाभ, उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि के बराबर। जितना लाभ उतनी हानि बराबर दोनों। तो पहले क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओ। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे क्रय मूल्य जानना है। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। 1920 और 1500 को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। 1920 और 1500 को जोड़कर मैं 2 का भाग लगा दूंगा। 1920 और 1500 को जोड़कर मैं 2 का भाग लगा दूंगा। पूरी क्लास 1920 और 1500 को जोड़कर मैं 2 का भाग लगा दूंगा। वाह 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 वाह। 1920 और 1500 को जोड़कर 2 का भाग लगा दूंगा। 1920 और 1500 को जोड़कर मैं 2 का भाग लगा दूंगा। क्रय मूल्य बताओ पहले। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 5 में 9 जोड़ा 14, 1 हासिल, 1 और 1 2, 1 3। 1420 में 2 का भाग लगा दो, 1710। अगर आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य कितना है, आंख मीच के 1710 बोलना। अब वो कह रहा है कि अगर 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य बताना है। अब दिमाग लगाओ कि अगर मैं किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा हूं तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट होना चाहिए? अगर मैं किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा हूं, अगर मैं किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा हूं तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट होना चाहिए? 110% निकाल लो इसका 110% निकाल लो। 1710 का 110% निकाल लो। 1710 का 110% निकाल लो। 0 से 0 खत्म, 0 से 0। 11 एकम 11, 1 हासिल। 11 7 77 और 1 78। देखो इकाई अंक से काम चल जाएगा। 1 का 1 से गुणा किया, 1 इसमें इकाई अंक 1 है तो 1881 आंसर। चलो 120% निकाल लेना 1500 का। 17 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। एक वस्तु को 2000 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1000 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो पहले तो क्रय मूल्य निकालना है। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओ। फिर वह 20% का लाभ चाहता है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 2000 और 1000 को जोड़कर 2 का भाग लगाओ।
तो 2000 और 1000, 3000, 3000 में 2 का भाग लगाओ 1500। अगर आपसे पूछा जाता क्रय मूल्य कितना है, मैं 1500 आंसर देता। 20% का लाभ चाह रहा है, तो 20% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य 120% होना चाहिए। 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 120% होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 कम 15 3, 1800 आंसर हो गया। 1800 इज द राइट आंसर। 1800 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। 1800 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। अब मुझे एक बात बताना सभी साथी, ए और बी की आयु का अनुपात 2 और 3 है, बी और सी की आयु का अनुपात 4 और 3 है, तो एबीसी की आयु का अनुपात क्या होगा? दो दो नंबरों का गुणा करते हैं ना, सभी को पता है। दो दो नंबरों का गुणा करो। ए और बी की आयु का अनुपात पता है, बी और सी की आयु का अनुपात पता है, तो एबीसी की आयु का अनुपात निकालो पूरी क्लास। दो दो नंबरों का गुणा करो। 2 चौके 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 8 12 9। ओ हो, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो ये क्या बनेगा? 8 12 9, 8 12 9, 8 12 9। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहले हिंट दे रहा हूं। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, दुगनी कर दिया। बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, बी और सी की आयु का अनुपात है 1 और 3। 1/3 को मैं 1:3 भी बोल सकता हूं। तो बी और सी की आयु का अनुपात है बाबू 1 और 3। तो मुझे एबीसी की आयु का अनुपात बताओ पूरी क्लास। एबीसी की आयु का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताओ। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, ए बी और सी की आयु का अनुपात 1 और 3 होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ए बी सी की आयु का अनुपात क्या होगा। ए और बी की आयु का अनुपात 2 और 1, बी और सी की आयु का अनुपात 1 और 3, ए बी सी की आयु का अनुपात क्या होगा? ए की आयु बी की आयु से दुगनी, बी और सी की आयु का अनुपात 1 और 3, ए बी सी की आयु का अनुपात क्या होगा? पहले ए बी सी की आयु का अनुपात निकालो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3, तो ये एबीसी की आयु का अनुपात हो गया। एबीसी की आयु का योगफल 42 है। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, योगफल को योगफल से। तो 2 और 1 3 और 3 6, उनकी आयु का योगफल 6। तो बाबू 6 की वैल्यू 42, 6 सत्ते 42, कितने गुना? 7 गुना। 6 सत्ते 42, कितने गुना? 7 गुना। तो ए और बी की आयु का योगफल, ए और बी की आयु का योगफल 3 है, तो 3 का 7 गुना हो गया 21। 21 इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर। अगर 2 मैन बराबर 3 वोमेन है, तो मैन और डब्लू का अनुपात बताओ। आमने सामने की वैल्यू होती है, मैन की वैल्यू 3 और डब्लू की वैल्यू 2, मैन की वैल्यू 3, डब्लू की वैल्यू 2। वाह, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें तो यार 1 मिनट मिलेगा आपको। तुम्हारा भाई फोड़ेगा इस क्वेश्चन को बिल्कुल मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। हमेशा आमने सामने का वैल्यू होता है, इस चीज को दिमाग में घुसेड़े लेना। आमने सामने का वैल्यू होता है, दिमाग में घुसेड़े लेना इस बात को। 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 5 महिला उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो क्या पूछा है? 3 पुरुष और 2 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 पुरुष और 2 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, पहले पूरा सॉल्यूशन सुनना, मजा आने जा रहा है। पहले पूरा सॉल्यूशन सुनना कि 5 पुरुष और 6 महिला उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। जय हो। अब 3 पुरुष और 5 महिला उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, चलो। 5 पुरुष और 6 महिला उस काम को 6 दिन में, 3 पुरुष और 5 महिला उस काम को 9 दिन में। 5 पुरुष 6 महिला उस काम को 6 दिन में, 3 पुरुष और 5 महिला उस काम को 9 दिन में। अब मुझे ये बताओ, 6 पंजे 30 हो गया, 30 पुरुष, छतम 36 महिला,
ऐसे एग्जाम में पूरा पूरा लिखना मत, मैं लिख के बता रहा हूं। 9 तिया 27 पुरुष, 9 पंजे 45 महिला। पुरुष में से पुरुष घटेगा, महिला में से महिला। 30 पुरुष में से 27 पुरुष जाएंगे तो 3 पुरुष बचेंगे। 45 महिला में से 36 पुरुष जाएंगे तो 9 महिला बनेंगी। तो 3 से 9 को काटो 3 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो पुरुष और महिला का जो अनुपात है, तो पुरुष की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 1। पुरुष की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 1। इतनी बात अभी तक किसको समझ में आ गई? हमने इतना कुछ लिखा, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये एग्जाम में लिखना नहीं है। देखो पुरुष की महिला किस पे, पुरुष की वैल्यू किस पे डिपेंड है? महिला पर। पुरुष की वैल्यू 3 है ना। महिला की वैल्यू किस पे डिपेंड है? पुरुष पर। पुरुष की वैल्यू 3 महिला पर, महिला की वैल्यू डिपेंड पुरुष पर। पुरुष डिपेंड है महिला पर, महिला डिपेंड है पुरुष पर। देखो पुरुष की वैल्यू 3 आई, महिला की वैल्यू 1 आई। अब मुझे इसको डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में, अब मुझे इसको डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया, इसको मुझे डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में। मैं डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लिखूंगा, पूरी बात ध्यान से सुनना, बड़ी जोरदार बात समझाने जा रहा हूं। अब मैं इसको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लिखूंगा? देखो पुरुष की वैल्यू डिपेंड है महिला पर, तो 6 का 6 से गुणा करो 36 महिला, और 9 का 5 से गुणा करो 45 महिला। 36 महिला 45 महिला, दिमाग लगाओ। 36 महिला 45 महिला, 36 महिला 45 महिला। देखो 6 का 6 से गुणा हो रहा है ना, 9 का 5 से। तो ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट करना, 36 महिला 45 महिला, 36 महिला 45 महिला। 36 महिला में से 45 महिला जाएंगी तो 9 महिला, उसको पुरुष में लिख देना। महिला की वैल्यू डिपेंड है पुरुष पर, तो 6 पंजे 30 पुरुष, 9 तिया 27 पुरुष। 6 पंजे 30 पुरुष, 9 तिया 27 पुरुष। 6 पंजे 30 पुरुष, 9 तिया 27 पुरुष। तो 30 में से 27 गया 3। तो क्या मैं इसको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं 3:1? इतना बड़ा करने की जगह क्या मैं एग्जाम में इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं? हाँ या ना का जवाब दो। इतना बड़ा करने की जगह, मेरी 7 बजे क्लास हुआ करेगी रोज, याद रखना। 10 बजे रात को नहीं, तो शाम को 7 बजे। कल से शाम को 7 बजे होगी। 7 बजे कर दिया है मैंने, रात को 10 थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए कल शाम को 7 बजे ही उपस्थित रहना सभी साथी। तो पुरुष और महिला का रेशो कितना बन गया? 3 और 1, मतलब पुरुष की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 1। अब देखो, अब मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं, इन दोनों को यूज कर रहा हूं, इन दोनों को यूज कर रहा हूं। तो कह रहा है ना 3 पुरुष और 5 महिला उस काम को 9 दिन में, तो 3 पुरुष और 2 महिला उस काम को कितने दिन में? पुरुष की वैल्यू 3 है, महिला की वैल्यू 1। पुरुष की वैल्यू 3, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9। महिला की वैल्यू 1, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5। ये मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। पुरुष की वैल्यू 3 है, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 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 9 और 2 11। तो 11 उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 9 और 5 14, 14 नंबर 126, 126 में 11 का भाग लगा दो। 11 एकम 11, 1 बच गया 16, 11 एकम 11, 11 सही 5/11। एग्जाम में इतना ही लिखना है बस आपको, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन चाहता है कि इसको एक बार और एक्सप्लेन करूं? मैंने कम से कम लिखा है, कम से कम। कौन कौन चाहता है कि मैं इसको एक बार, मैंने लिख के बता दिया, अब मैं एक बार और समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए एक बार और बता दे रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना मेरे जिगर के छल्लो, बड़ा मजा आने जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। पहले मुझे पुरुष और महिला की वैल्यू निकालनी है। पुरुष की वैल्यू डिपेंड है महिला पर, महिला को पहले महिला को पकड़ो, फिर पुरुष को पकड़ेंगे महिला के लिए। तो पुरुष की वैल्यू निकालनी है तो महिला को पकड़ो। 9 छिंग वो सॉरी छतम 36, 9 पंजे 45, छतम 36 महिला, 9 पंजे 45 महिला। 45 में से 36 गई 9। अब महिला के लिए पुरुष को पकड़ो। 6 पंजे 30, 9 तिया 27, 6 पंजे 30, 9 तिया 27। 30 में से 27 गया 3, तो क्या रेशो आया? 3:1 आया। अब पुरुष की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 1, तो पुरुष की वैल्यू 3, 3 तिया 9 और 5 एकम 5, तो 3 तिया 9, 5 एकम 5, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 3 तिया 9, 5 एकम 5। इसको कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में कर रहे हैं। 3 तिया 9, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 2 एकम 2। पुरुष की वैल्यू 3 है, महिला की वैल्यू 1 है। 3 तिया 9, 2 एकम 2, तो 9 और 2 कितना? 11। उस काम को कितने दिन में करेंगे? 14। 9 और 5 14 नंबर 126, 126 में 11 का भाग लगा दो। देखो कितने कम लिखा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सही 5/11।
खत्म खेल। इतना कम लिखना होता है जब हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस करते हैं, तो इतना कम ही लिखते हैं। जब हम 5-6 क्वेश्चनों पे इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और बड़ा मजा आ जाता है इन क्वेश्चनों को करने में। स्टेप कम लिखते हैं बस। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा, पानी भरा हुआ है, बताओ आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। 7 का स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। ओ हो बाबू, 7 से 7 खत्म। इकाई अंक का प्रयोग कर लूं, इकाई अंक का प्रयोग कर लूं, जीरो तो आएगा ही। 7 दूनी 14, 2 सत्ती 14, 4 4 दूनी 8। जिसका इकाई अंक 80 हो वही आंसर, खत्म। 80 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। तो 3080 सॉल्व कर लेना। 3080 या 11 का मल्टीपल चेक कर लेना। इसमें मजा आ गया कि नहीं आ गया? ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं, ये 11 का मल्टीपल है। केवल फोर्थ ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई है, एक गोले का आयतन 36 पाई है, एक गोले का आयतन 36 पाई है। अच्छा, गोले के आयतन का फॉर्मूला पता है? गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है, याद होना चाहिए। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना दे रखा है? 36 पाई दे रखा है। पाई से पाई खत्म। 4 नाम 36, 9 27, तो आर का क्यूब बराबर 27। 27 होता है 3 का क्यूब। क्यूब से क्यूब उड़ गया, तो त्रिज्या की वैल्यू आ गई 3। तो यहां से त्रिज्या की वैल्यू 3 आ गई। त्रिज्या की वैल्यू 3 है, त्रिज्या 3 है। जल्दबाजी में 3 लगाया होगे। व्यास पूछा है, 3 का दुगना कर लो 6, व्यास 6 आ जाएगा। 3 आंसर मत करके आना, 6 करके आना, 6 करके आना। चलो 6 करके आना। देखो, सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी का प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? तो क्यू का प्रतिशत बताना है। क्यू को ऊपर लिखना, नीचे टोटल गुणा 100। ऊपर क्यू का, नीचे टोटल गुणा 100। ऊपर क्यू का, नीचे टोटल। क्यू का कितना है? 165। देखो 5 सेल्स मैंने, पी क्यू आर एस टी। तो क्यू को ऊपर लिखना, 165 को ऊपर लिखूंगा, नीचे टोटल लिखना। आपको क्यू का प्रतिशत बताना है। क्यू का प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? टोटल में से क्यू का प्रतिशत बताना है। क्यू को ऊपर नीचे टोटल, क्यू को ऊपर नीचे टोटल, क्यू को ऊपर नीचे टोटल, क्यू को ऊपर नीचे टोटल गुणा 100। टोटल कर लो, इन सबको जोड़ोगे 100 200 300 400 500 20 31 36 67 67 और 65 33 30 660 660 660। इनका टोटल है 660, इनका टोटल 660 और गुणा 100। अरे बाप रे बाप, जीरो से जीरो खत्म। मैं काट रहा हूं 11 से। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 छंग 66। 150 में 6 का भाग लगाना है, 25%। भाई 150/6 25%। कभी भी ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 90 80 और इन दोनों का टोटल 90 हो। देखो 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, तो आंख मीच के 1 लिख देना, क्योंकि साइन स्क्वायर 70 का मतलब कॉस स्क्वायर 20 होता है। साइन स्क्वायर 70 का मतलब कॉस स्क्वायर 20 होता है। तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 एक ही होगा। अब जल्दी से बताओ, अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, ये कितना होगा? ऐसी कॉस का केस, कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50, इन दोनों का टोटल 90 हो गया ना, इसको 1 इसको 1 लिख देना। ऐसी कॉस का केस है, कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 80, 10 और 80 कितना हो गया? 1 हो गया। तो मतलब ये बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। इसका वैल्यू निकाल लो, 1 आएगा। इसका वैल्यू निकाल लो, 1 आएगा। और इनका अनुपात ज्ञात करो।
तिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, अगर पढ़ोगे तो। रेलवे वालों, तिग्नोमेट्री में अपन हाई फाई गेम खेलते हैं, बहुत तगड़ा हाई फाई गेम खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। तिग्नोमेट्री अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती, तुम्हारा भाई समझा देगा गारंटी के साथ। ये वैल्यू 1 है तो वो वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 1:1, खत्म खेल। 1:1। 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। अच्छा, एक होता है मूलों का योग, मूलों का योग वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। एक होता है मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। वो क्या पूछ रहा है? मूलों का गुणनफल। ये मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। देखो, ये वैल्यू ए होती है, ये वैल्यू बी होती है, ये वैल्यू सी होती है, ए बी और सी। तो मूलों का गुणनफल है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए तो मतलब 6/3। तो मूलों मूलों का गुणनफल आ गया 2। तो मूलों का गुणनफल होगा सी अपॉन ए, 6/3। 6/3। एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट लगता है उसमें ए, एक्स के आगे जो कोफिशिएंट लगता है वो बी, बी की वैल्यू -13, ये सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। चलो, 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बड़े दिमाग से करेंगे। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ध्यान से देखना, इनका होल स्क्वायर करेंगे, 3a 4b और 2c का स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर 16b स्क्वायर और 2c का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब देखो, पहले इन दोनों का गुणा होता है, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। 4 तिया 12 दूनी 24, 2 का गुणा और कर लेना। इन दोनों के देखो 2 का गुणा और सब में हो रहा है, तो ये वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है। तो इन दोनों का गुणा करो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, वो भी माइनस का। तो माइनस का 24 किसमें है? इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत। फिर इन दोनों का गुणा होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस 16 किसमें है? प्लस 16 किसमें है? प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, ये 8ab है, 8ab प्लस 16 8, 8 वाला गलत, 8 वाला गलत, 8 वाला गलत, ये गलत, ये सही है और ये सही है। अब देखो, फिर इनका गुणा होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसमें 12 नहीं है, इसमें 12 है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। पहले इन दोनों का गुणा होगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, वो भी माइनस का। फिर इन दोनों का गुणा होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये माइनस माइनस प्लस। फिर इनका गुणा होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, माइनस प्लस माइनस, -24 इसमें है, प्लस 16 इसमें है, -12 इसमें है। तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ए बिल्कुल परफेक्ट है। 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो पहले कह रहा हूं कि b² माइनस 4ac निकालो, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। दोस्तों, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालना, b² माइनस 4ac। अब मैं आपको बताता हूं कि ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, c की वैल्यू -5 है। तो b² मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36। 4, a की वैल्यू कितनी है बाबू? 3, और c की वैल्यू कितनी है? -5, और माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 पंजे 60, 96 वैल्यू। ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो मूल होते हैं वास्तविक और असमान। मूल होते हैं वास्तविक और असमान। अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो मूल होते हैं वास्तविक और असमान। नेगेटिव आए तो मूल होते हैं काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, तो मूल होंगे वास्तविक और असमान। तो वास्तविक असमान, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो मूल होते हैं वास्तविक और असमान। वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। मजा आ गया कि नहीं आ गया?
दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं। ये तीन समांतर रेखाएं और दो तिर्यक रेखाएं इनको प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहली तिर्यक द्वारा निर्मित अंतः खंडों का अनुपात 3 और 4 है। तो इनका अनुपात 3 और 4 है, तो इसका अनुपात भी 3 और 4 ही होगा। तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा अंतः खंडों का अनुपात भी 3 और 4 ही होगा। 3 और 4 ही होगा। 3 और 4 ही होगा। यदि रीना अपने घर से कार्यालय तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो वो 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला, समय का अंतर, चाल का अंतर, दोनों चाल का गुणा करो और नीचे 60। ये दूरी निकालने का जबरदस्त फॉर्मूला है। समय का अंतर, चाल का अंतर, दोनों चाल का गुणा करो, नीचे 60। समय का अंतर, चाल का अंतर, दोनों चाल का गुणा करो, 60। समय का अंतर, चाल का अंतर, दोनों चाल का गुणा करो, नीचे 60। समय का अंतर, चाल का अंतर, दोनों चाल का गुणा करो और नीचे 60। अब मुझे सबसे पूछना चाहूंगा सभी साथियों से, यदि रीना अपने घर से कार्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। समय का अंतर बताओ, पहले 20 मिनट देरी से, अब 30 मिनट जल्दी। सभी कमेंट करके बताओ समय का अंतर कितना है। बाबू समय का अंतर कितना है, सभी कमेंट करके बताओ समय का अंतर कितना है। हमारी रोज 7 बजे क्लास लगेगी, सुन लेना, 10 बजे नहीं हुआ करेगी, रोज 7 बजे क्लास चलेगी। सभी साथी मुझे कल 7 बजे चाहिए किसी भी कंडीशन पर। समय का अंतर बताओ, एक देरी है एक जल्दी है तो समय का अंतर जुड़ता है, 10 मत कर देना। समय का अंतर 50 होगा। पहले 20 मिनट देरी से, अब 30 मिनट जल्दी। पहले 20 मिनट देरी, अब 30 मिनट जल्दी। समय का अंतर 10 नहीं होगा, समय का अंतर जुड़ेगा। एक 10 वालों सुधर जाओ, एक देरी है एक जल्दी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। समय का अंतर 10 नहीं होगा। पहले 20 मिनट देरी से 9 बजे पहुंचना था, 9:20 पर पहुंच रहा है। अब 30 मिनट जल्दी तो 8:30 पर पहुंच रहा है। तो समय का अंतर 30 और 20 50। समय का अंतर 50 होगा, 10 मत कर देना। समय का अंतर 50। चाल का अंतर 1। पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो समय का वो चाल का अंतर 1 हो गया। दोनों चाल का गुणा करो और नीचे 60। ओ हो। देखो कैसे मक्खन सा आंसर आ रहा है। 0 से 0 खत्म, 3 से 6 को काटो 2 बार, 2 से 4 को काटो 2 बार, तो 5 दूनी 10। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी होगी 10 किलोमीटर। मजा आ गया कि नहीं आ गया आज के सेशन में। और कल शाम को 7 बजे ही तैयार रहना, शाम को 7 बजे चलेगी। जिसने अभी तक आरआरबी ग्रुप डी का बैच नहीं लिया है वो आरआरबी ग्रुप डी का बैच ले ले मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की कोर्स की प्राइस कम हो गई है। मात्र 449 रुपए में हो गया है आरआरबी ग्रुप डी का बैच, मात्र 449 रुपए में हो चुका है। 549 की जगह आरआरबी ग्रुप डी का बैच 499 रुपए हो चुका है। 31 जनवरी तक ले सकते हैं। और परसों आज नोटिफिकेशन आ चुका है आरआरबी ग्रुप डी का। परसों आपकी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। 10वीं वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, याद रखना। और ये 499 में हम दे रहे हैं साइंस के नोट्स, 3 नोट्स दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। और 1 फरवरी से आपकी एग्जामपुर एप्लीकेशन पे बेस्ट फैकल्टियों के द्वारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज ही ये सेशन को ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे साथियों एग्जामपुर एप्लीकेशन पे। अभी प्रीति मैम की क्लास है, प्रीति मैम की क्लास में तुरंत पहुंचेगा, तुरंत पहुंचो प्रीति मैम की क्लास में। स्टार्ट हो गई है प्रीति मैम की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद, कल 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।